मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर के साइंस पीजी कॉलेज द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन क्लास सुचारू रूप से चलाई जा रही है। अतः सभी स्टूडेंट्स से मेरा विनम्र निवेदन है कि इन ऑनलाइन क्लासेस को यूट्यूब पे देखें और अपनी स्टडी को बरकरार रखें। देखिए, आगे हम बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर चल रहा था, उस थर्ड पेपर में यूनिट सेकंड की बात हम करने जा रहे हैं। और यूनिट सेकंड में फियोफाइसी जो क्लास होती है, इस फियोफाइसी क्लास के अंदर जो एक्टोकार्पस पॉइंट है, जो एक्टोकार्पस के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि एक्टोकार्पस जो है वो एक्टोकार्पस जो फियोफाइसी क्लास में आता है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्टोकार्पस। देखिए, सेकंड एक्टोकार्पस, ये पॉइंट है हमारा एक्टोकार्पस। ठीक है भाई, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो बात करें हम स्मिथ क्लासिफिकेशन की। स्मिथ क्लासिफिकेशन, ठीक है। स्मिथ के अनुसार इसका वर्गीकरण हम देखते हैं। तो सबसे पहले डिवीजन यानी कि प्रभाग से है। डिवीजन जो होता है इसका वो होता है फियोफाइटा। आपको ध्यान रखना है, फियोफाइटा डिवीजन है इसका। प्रभाग हिंदी में बोलते हैं, तो डिवीजन इसका फियोफाइटा हो गया। दूसरा, क्लास आइसोजेनेरेटी, आइसोजेनेरेटी की क्लास है। इसके बाद में ऑर्डर एक्टोकार्पस, ठीक है। इसके बाद में बात करें फैमिली, की अगर बात की जाए तो यहाँ फैमिली एक्टोकार्पेसी, इसी प्रकार जीनस एक्टोकार्पस। यह आपको ध्यान रखना। तो सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन में हमारे को ध्यान देने हैं कि मेन इंपोर्टेंट तो आपको ध्यान रखना है क्लास आइसोजेनेरेटी, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात की जाए ऑर्डर की, तो ऑर्डर एक्टोकार्पस होता है, एक्टोकार्पेसी फैमिली और जीनस एक्टोकार्पस, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें हैबिट एंड हैबिटेट, आवास और स्वभाव की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा हैबिट एंड हैबिटेट, आवास एंड स्वभाव देखते हैं। ये जनरली पॉइंट है। देखो, यह है मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में कोल्ड जो रीजन्स होते हैं वहां पे। इसी प्रकार लवणीय जल में फ्रेश वाटर एलगी है। महासागर और घने गुच्छों के रूप में अधोस्तर पर पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये कुछ एपीफाइट्स भी होते हैं, अधिपाद एपीफाइट्स भी होते हैं ये। ठीक है, इसी प्रकार ये एपिजोनिक भी होते हैं, एपिजोइक भी होते हैं ये। इसी प्रकार एंडोफाइट्स भी होते हैं ये, ये आपको ध्यान रखना है, एंडोफाइट्स भी होते हैं ये। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो ये एपीफाइट्स के रूप में भी होते हैं, एपिजोइक भी होते हैं, एंडोफाइट्स भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसको अधिजातक बोलते हैं, एपिजोइक को बोलते हैं अधिजातक। ठीक है, अंत्यपाद भी बोलते हैं इसको, एंडोफाइट्स को अंत्यपाद भी रूप में पाए जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर जाना है इन चीजों को। जनरली जो चीजें फ्रेश वाटर कॉल्ड जो रीजन्स पाए जाते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स के रूप में होते हैं, एपिजोइक के रूप में होते हैं, एंडोफाइट्स भी होते हैं। ये आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए थैलेस स्ट्रक्चर की, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। तो थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस, ये हमारा पॉइंट है। जो टॉपिक है हमारा मेन टॉपिक है, ये आपको ध्यान रखना है, थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ एंडोकार्पस। देखो सबसे पहले ये हेटेरोट्राइकियस होते हैं, विषम तंतु की प्रकार के बोल सकते हो आप इसको। तो एक पॉइंट ले लेते हैं। थैलेस विषम तंतु की प्रकार, विषम तंतु की प्रकार का होता है। क्लियर? दूसरा है इसमें प्रोस्टेट्स एडकिट्स, ये श्यान व उदर प्रकार का होता है। श्यान से मतलब होता है चपटा, फ्लैटेड होता है, बिछा हुआ। उदर का मतलब खड़ा, दोनों पोजीशन यहाँ है, लेटा हुआ है और खड़ा। ठीक है, इसके बाद में बात करें आगे, ये भूमि से, सॉइल जो होती है भूमि से मूलाभास द्वारा, राइजोट्स जो होते हैं मूलाभास द्वारा कनेक्ट होता है, चिपका होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, राइजोट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मूलाभास इसमें पाए जाते हैं। तो मूलाभास के द्वारा ये क्या होता है, सोल से अटैच होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें मूलाभास जो होते हैं आगे चलकर, मूलाभास आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मूलाभास आगे चलकर स्थापनांक में बदल जाते हैं। यह आपको जानना है, मूलाभास आगे चलकर स्थापनांक में बदल जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आगे बात करें हम लोग, इसमें पट पाए जाते हैं, यानी सेपरेट होते हैं, तंतु पट्ट युक्त होते हैं, यानी कि सेपरेट होते हैं। पट इसके बीच में पाए जाते हैं, जो फाइबर्स होते हैं इनके बीच में पट पाए जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर की अगर बात कर ली जाए तो हम देख लेते हैं। देखो
पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं इसकी। इस शेप में आप बना दोगे इसमें ऐसे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पर ये होती है मेन ब्रांच या मेन एक्स बता दो इसको, मेन एक्स। क्लियर? ये तो मेन एक्स है या दूसरा ये ब्रांच है, शाखा। ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। थैलेस स्ट्रक्चर में आप बता देना विषम तंतु की होता है। ठीक है, चार उदाहरण प्रकार का होता है। भूमि में मूलाभास के द्वारा चिपका रहे तो राइजोट्स के द्वारा ये अटैच होता है सोल से, और मूलाभास आगे चलकर स्थापनांग में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये प्रत्येक जो ये होते हैं आपके जो तंतु होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं वो सेप्टेड होते हैं। ये चीज़ आपको इसमें बता देनी है। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए सेल स्ट्रक्चर इसमें पढ़ते हैं। सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है थैलेस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलेगा देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस। देखिए पहले डायग्राम की तरफ ध्यान दे देते हैं हम। डायग्राम में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। पहले डायग्राम बना लेते हैं सेल स्ट्रक्चर का।
बात की जाए तो सेल वॉल मीन्स कोशिका भित्ति। क्लियर? ये तो हो गई इसकी कोशिका भित्ति। दूसरे क्रोमेटोफोर, पायरेनोइड, ये आपको ध्यान रखना है। पायरेनोइड, ठीक है। इसके बाद में न्यूक्लियस, क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर्स, यह आपको ध्यान रखना है। क्रोमेटोफोर, ये सेल स्ट्रक्चर में पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग, प्रत्येक कोशिका एक केंद्रीय की होती है। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की होती है। एक केंद्र की, मोनोकैरियोटिक टाइप की होती है। ये आपको ध्यान रखना है, सेल टाइप मोनोकैरियोटिक। क्लियर? दूसरा पॉइंट आ रहा है इसमें, जो कोशिका भित्ति होती है या कोशिका जो होती है, कोशिका दो स्तरों से घिरी होती है। घिरी होती है इसका मतलब है कवरिंग जो लेयर होती है वो 2 होती है। यहाँ पर यह आपको क्लियर करना है कि यहाँ पर कोशिका दो स्तरों से, 1 और 2 स्तरों से घिरी होती है। ठीक है। अंतःप्रत, सबसे पहले जो बाह्य परत होती है वो जिलेटिनी होती है। जिलेटिनी पैक्टिन की बनी होती है। यह आपको ध्यान रखना है। एक्टोकार्पस में जो हेक्सो लेयर जो होती है, हेक्सो लेयर जो होती है वो जिलेटिनी पैक्टिन की बनी होती है। और जो एंडो होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। अंतर जो परत होती है, अंतःपरत सेलुलोज से निर्मित होती है। यह आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज इसमें बात करें हम लोग, पैक्टिन परत के 2 घटक होते हैं। पैक्टिन जो लेयर होती है वो यानी कि बाह्य स्तर के पैक्टिन के 2 घटक होते हैं। 2 घटक मीन्स यहां पर एक तो आ जाएगा एल्जिन और एक आ जाएगा फ्यूकोइडीन। ये आपको ध्यान रखना है, फ्यूकोइडीन। ठीक है। तो ये सबसे जो इंपॉर्टेंट है फ्यूकोफाइसिन का मेन फ्यूकोइडीन और एक आपका आ गया एलिजिन। ये दोनों ही फ्यूकोफाइसी वर्ग की मुख्य विशेषता है। यह आपको ध्यान रखना है। फ्यूकोफाइसी जो क्लास होती है इसकी मेन इंपोर्टेंट जो अगर करेक्टर्स की बात की जाए तो आपको ये ध्यान रखना है, जो हेक्सो लेयर जो होती है, इसकी जो आउटर लेयर है, इसमें फ्यूकोइडीन और एल्जिन 2 इंपोर्टेंट घटक पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें हम लोग क्रोमेटोफोर, क्लोरोफिल ए और सी, इसमें क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की बात की जाए, क्लोरोफिल ए और सी उपस्थित होता है।
प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रोमेटोफोर हो गया, न्यूक्लियस बता दिया, पायरिनोइड जो है वो भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद में जो क्रोमेटोफोर होता है वो गोल्डन ब्राउन होता है। क्रोमेटोफोर गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, यानी कि सुनहरा भूरा। गोल्डन ब्राउन से मतलब क्या हो गया? सुनहरा भूरा, गोल्डन ब्राउन कलर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि फ्यूकोजेंथीन पाया जाता है, वरना इसमें एक पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है, वो होता है फ्यूकोजेंथीन, यह आपको ध्यान रखना है। और इसी के कारण इसका गोल्डन ब्राउन कलर होता है क्रोमेटोफोर का। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आपको ध्यान, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना खाद्य पदार्थ जो होता है वो लेमिनेरियन और लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल के रूप में होता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें आपको पायरिनोइड पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर होगी। अब हम इन चीजों पर ध्यान देते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सेल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो सेल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या बता देना है? आपको पहले डायग्राम, लेबल डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेबल डायग्राम बनाने के बाद में आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है। पहचान कर ली, पहचान करने के बाद में आप क्या बताओगे? एक तो मोनोकैरियोटिक टाइप का, यानी कि ये कोशिका जो होती है सेल स्ट्रक्चर में एक्टोकार्पस की बात करें तो इसकी जो कोशिका होती है वो मोनोकैरियोटिक टाइप की होती है, यानी कि यहाँ पर जो एक केंद्र की न्यूक्लियस पाया जाता है, फर्स्ट। दूसरा, इसके ऊपर यानी कि कवरिंग लेयर जो होती है वो दो होती है यहाँ पर, एक्सो और एंडो। तो एक्सो लेयर जो होती है वो पैक्टिन, इसमें एक्सो लेयर की बात है जिलेटिनी और पैक्टिन से बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात की जाए एंडो लेयर, एंडो लेयर जो होती है सेलुलोज से निर्मित होती है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सेलुलोज से होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम इसमें प्रेजेंस किस किस ऑर्गन्स की होती है वो हम बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें क्रोमेटोफोर, क्लोरोफिल ए और सी, और इसी प्रकार यहाँ पर क्लोरोफिल ए और सी, इसी प्रकार क्रोमेटोफोर जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। पायरिनोइड ये भी प्रेजेंट होती है, स्टार्च से रिलेटेड पायरिनोइड जो होती है वो भी होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल के रूप में फूड स्टोरेज होता है, यानी कि संचित भोजन किस रूप में होता है सेल के अंदर, तो आप लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटोल के रूप में होता है। ये इंपोर्टेंस ऑफ यूफाइसी, क्लास यूफाइसी के जो है इंपोर्टेंस है ये। और एक इसमें यहाँ पर इंपोर्टेंस, सबसे बड़ा जो इंपोर्टेंस रखता है वो रखता है फ्यूकोइडीन और एल्जीनिन जो होते हैं, दो घटक इसके पाए जाते हैं एक्सो लेयर के। उसमें पैक्टिन जो होता है, पैक्टिन के दो यहाँ पर घटक पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों चीजें यहाँ सेल स्ट्रक्चर में कंप्लीट होती है। तो एक्टोकार्पस स्ट्रक्चर में आप सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, फिर इसकी जो कमेंट्स हैं इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें आप एक तरफ लिख दोगे या नीचे लिख दोगे। पहले डायग्राम बना दो, डायग्राम बनाने के बाद में आप ये चीजें यहाँ शो कर दो। ठीक है, इसके बाद में ये हमारा कंप्लीट होता है सेल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं हम लोग पॉइंट अगला चलता है हमारा रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टोकार्पस। रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस के जन्म की चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें जन्म दो टाइप से होता है।
यानी कि दो मेथड्स होती है जनन के लिए इसमें। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लैंगिक जनन। क्लियर? दो टाइप से यहाँ पर रिप्रोडक्शन हो रहा है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे क्या होता है वो सारी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉइंट, ये लो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स पर ध्यान रखना है। बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि द्विकशाभिकी बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर, जूस्पोर, यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि द्विकशाभिक चल बीजाणुओं के द्वारा, चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यह आपको ध्यान रखना है, द्विकशाभिक यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। ठीक है, ये जो जूस्पोर बनते हैं वो स्पोरेंजियम, आपको ध्यान रखना है, जूस्पोर चल बीजाणु, जूस्पोर जो होते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर, ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर इन स्पोरेंजियम, बीजाणुधानी। यह आपको ध्यान रखना है कि चल बीजाणुओं का निर्माण चल बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम में होता है। तो यहाँ पर बीजाणुधानियां दो टाइप्स की होती है, तो हम लिख सकते हैं टू टाइप्स ऑफ स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, दो प्रकार की यहाँ बीजाणुधानी पाई जाती है। पहला है यूनिलोकुलर, एक कोष्ठ की बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम एक कोष्ठ की बीजाणुधानी, यह आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार दूसरी आती है आपकी बहुकोष्ठ की या मल्टी या प्लूरिलोकुलर। जिसे स्पोरेंजियम बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी, या क्या क्या चीजें क्लियर हुई? यहाँ पर एक कोष्ठ की बीजाणुधानी और बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी यहाँ पर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो एक एक स्पोरेंजियम की बात कर ले हम, कौन कौन सी स्पोरेंजियम कैसी होती है। सबसे पहले यूनिलोकुलर जो है स्पोरेंजियम, उसकी बात कर लेते हैं। देखो एक डायग्राम ले लेते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इस चीज को। यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम की
क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर, ठीक है, और यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखें, यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम, या ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम डेवलप सब ब्रांच ऑफ थैलस, यानी कि यहाँ क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेलुलर स्पोरेंजियम डेवलप सब ब्रांच, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये उपशाखा पर इसका विकास होता है, थैलस की उपशाखा पर इसका विकास होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए, इसमें एक कोशिक सैव्रंथ या एवरंथ की पाई जाती है, दोनों चीजें ही हैं यहाँ, सैव्रंथ और एवरंथ दोनों प्रकार की ही पाई जाती है। जब एपिकल पार्ट जो होता है, एपिकल समझना है चीज को आप, एपिकल पार्ट ऑफ सब ब्रांच, यानी कि यहाँ पर जो उपशाखा का शीर्ष भाग होता है, उपशाखा का शीर्ष भाग होता है, उस कोशिका का आकार बढ़ने लगता है, उस कोशिका का आकार बढ़ने लगता है, ये क्लियर करें आपको, बढ़ने लगता है, ठीक है ना। सात प्रकार जो एपिकल पार्ट्स होता है, एपिकल सेल्स जो होती है ना वो, और लास्ट में जाकर कैसे हो जाती है, राउंड सेल, कोशिका आगे चलकर गोलाकार हो जाती है, तो कोशिका आगे चलकर किस राउंड शेप में बदल जाती है, ठीक है। इसके बाद में ग्लोबुलर टाइप बता सकते हो इसमें। इसके बाद में जो न्यूक्लियस होता है, आप बताओगे, गोलाकार राउंड शेप सेल या गोलाकार कोशिका का डिप्लॉइड न्यूक्लियस, द्विगुणित केंद्रक क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस डिवीजन करेगा, मियोसिस डिवीजन करता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस क्या करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा। अब वो कैसे करेगा वो देख लेंगे। मियोसिस डिवीजन करता है और अनेक सामान्य सूत्रीय विभाजन भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, जैसे 2n है, मियोसिस डिवीजन करवा दो आप, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो गए, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, मियोसिस डिवीजन। अब मियोसिस डिवीजन आप करवा दें
4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गए। अब ये 4 जो होंगे फिर ये माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस, तो फिर माइटोसिस करेंगे तो फिर इससे भी न्यूक्लियस और बनेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, 32 से 36 के करीबन 34 के करीबन न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बार बार यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। अब न्यूक्लियस हो गया, अब प्रत्येक न्यूक्लियस जो होता है इसके बाद में जो जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य में क्या होता है, क्लीवेज होता है, विदलन, और इसके बहुत से चैम्बर बन जाते हैं। ये यहाँ का जो प्रोटोप्लाज्म है यहाँ लिख सकते हैं हम। दूसरी चीज यहाँ लिखें, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म का, जीव द्रव्य का क्या हो जाएगा, विदलन, क्लीवेज। विदलन होने से अनेक कोष्ठकों में जीव द्रव्य बट जाएगा। क्लियर, अनेक ठीक है। देखिए हर चीज को अपन क्लियर करते हैं, यहाँ पर क्या क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन में आपका जो आ रहा है वो पॉइंट आ रहा है आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सीधी सी बात बता देनी है कि इसमें जूस्पोरेंजियम जो होती है, चल बीजाणुदानी या स्पोरेंजियम बता सकते हो आप इसको। यहाँ पर स्पोरेंजियम जो होती है वो 2 टाइप्स में कन्वर्ट होती है, डिवाइडेड होती है 2 टाइप्स में। एक तो होती है आपकी यूनिलो सेलुलर टाइप्स में, यानी कि एक कोष्ठ की और बहुकोष्ठ की, 2 प्रकार से यहाँ पर बीजाणुधानियां बनती है। किसमें, एक्टोकार्पस में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो सब ब्रांच होती है इसकी, यानी कि उप शाखा के ऊपर आपकी यूनिसेलुलर हम पढ़ रहे हैं, यूनिलो सेलुलर जो है वो पढ़ रहे हैं। तो यूनिलो सेलुलर में क्या आता है कि यहाँ पर एक कोष्ठ की बीजाणुधानी कैसे बनेगी, वो चीज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे पहले ब्रांच जो होती है उसकी सब ब्रांच के ऊपर जो एपिकल पार्ट होता है वो उसका क्या होता है कि गोलाकार हो जाता है, राउंड शेप में हो जाता है, गोलाकार हो गया। अब गोलाकार होने के बाद में क्या हो जाएगा कि उसमें अनेक जो न्यूक्लियस होता है, इसमें गोलाकार में जैसे एक न्यूक्लियस है, यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग में न्यूक्लियस क्या था, यहाँ न्यूक्लियस एक ही है स्टार्टिंग में न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये काम करेगा, यानी कि मियोसिस करेगा। अब मियोसिस करने से डिप्लॉइड यहाँ पर हैप्लॉइड और हैप्लॉइड, यानी कि केंद्र कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। अब इसमें आगे हम बात करें कि जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में से पहले मियोसिस करवागा, और मियोसिस करवाने के बाद में जो न्यूक्लियस बने, जो हमारे पास जैसे 1 2 3 4 न्यूक्लियस है, 4 न्यूक्लियस हो गए, फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियस and after of mitosis division and the formation of 8 nucleus। इस प्रकार से आप बताओ कि यहाँ पर जो है वो अलग अलग न्यूक्लियस ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो तो आपका मियोसिस कर देगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कर देगा, उसके बाद में 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4 में फिर से आपको समसूत्री विभाजन करना है, तो फिर रेगुलर चलती जाओगे, यहाँ पर बहुत से न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर जो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है इस सेल में, क्लियर समझना है इस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना उसका क्लीवेज हो जाता है। क्लीवेज का मतलब इसमें बहुत से खंड बन जाते हैं, चैम्बर बन जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे चैम्बर बन जाते हैं। और ये प्रत्येक चैम्बर या जो खंड होता है वो आगे चलकर क्या कर लेता है, आपको ध्यान रखना है, जूस स्पोर्स का निर्माण कर लेता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ जूस स्पोर, या आपको ध्यान रखना है। फॉर्मेशन ऑफ जूस स्पोर जो होता है ना वो आपको ध्यान रखना है फ्रेगमेंट्स ऑफ वन साइटोप्लाज्म, या ये कह सकते हो कि प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो एक खंड जो होता है, एक फ्रेगमेंट जो होता है ना वो एक जूस स्पोर का निर्माण करता है, मतलब एक खंड के द्वारा एक
कुल मिला के बात है। तो ये तो आपका यूनिलोब सेलुलर टाइप्स है, वो हो गया यानी कि एक कोष्ठ की। अब बहु कोष्ठ की बीजाणुधानी की बात करेंगे। डायग्राम आप इसमें और भी देख लेना, और भी इसमें डायग्राम है, पर मेन इंपोर्टेंट डायग्राम आपको ये बनाना है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चर्चा करें नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी, बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी ठीक है। बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी में क्या है, पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। एक डायग्राम इसमें बनाते हैं, ठीक है ना। देखो यंग स्पोरेंजिया, सबसे पहले तो यंग स्पोरेंजिया, ठीक है। ये स्टार्टिंग में अगर आप बताओ तो स्पोरेंजियल इंटीनियल सेल्स बता दो भाई, सीधी सी बात है, सिंपल में। आप अगर ये बनाना चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनेगा वो आप यूज भी कर सकते हो इसमें, ठीक है ना, कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे भी डायग्राम शो कर सकते हो। ये जैसे आपका ये स्टार्टिंग में ले लिया ना, तो इसको स्पोरेंजियम इंटीरियर आप बता सकते हो उसको, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे अगर ये सेकंड डायग्राम बता दो, और लास्ट में जाकर आप थर्ड डायग्राम इसमें बता सकते हो। थर्ड डायग्राम आप यूज कर दो इसमें। स्पोरेंजियम जो है तो अलग किसी का आप इसको अलग तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना। ऐसे आप इसमें अलग तरीके से आप व्यू डायग्राम भी बना सकते हो, ये बात, ठीक है। इसमें सब में आप न्यूक्लियस शो कर दो, ऐसे भी आप डायग्राम इसमें बना सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें आपको समझना क्या है, देखो सबसे पहले अपन बात करें जो बीजाणुधानी होती है यहाँ पर, यानी कि स्पोरेंजियम जो होती है वो शंक्वाकार व्रंत विहीन होती है। व्रंतीय या व्रंत विहीन दोनों चीज होगी। तो यहाँ कौन लेते हैं हम, यहाँ पर समझते हैं चीजें। इंटीनियल बता दिया, उसके बाद में ये ग्रोथ हो रही है। अब सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं बीजाणुधानी या बहुकोष्ठी बीजाणुधानी, बता सकते हो आप। बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी, बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी क्या करेगी, यहाँ पर दो चीजें करेगी।
एक तो आ गई आपकी, यह उदर शाखा या उपशाखा पर शीर्ष पर होती है। एक तो शीर्ष शाखा पर, शीर्ष या उपशाखा पर, सब ब्रांच पर निर्माण होता है। पहला पॉइंट आपका क्या है, सब ब्रांच के लिए डेवलप होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है उपशाखा के शीर्ष कोशिका, जो उपशाखा यानी कि सब ब्रांच जो होती है ना, सब ब्रांच का जो सब ब्रांच की एपिकल सेल यानी कि शीर्ष कोशिका, एपिकल सेल इंटीरियर सेल्स का काम करती है, प्रारंभिक का कार्य करती है, प्रारंभिक इंटीरियर सेल का कार्य करती है। ध्यान रखोगे आप, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इंटीरियर सेल बनेगी यानी कि प्रारंभिक कोशिका बनेगी। अब प्रारंभिक कोशिका में क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ डिवीजन। जैसे मान लो यहाँ पर ये ब्रांच बनी, यहाँ पर ये सेल बनी, अब इसमें आपको टीएस डिवीजन करना है। रेगुलर आपको यहाँ पर टीएस डिवीजन कर देना है। सबसे पहले एक बनी इंटीरियर सेल्स बन गई, इंटीरियर सेल्स के बाद में यहाँ पर इंटीरियर सेल्स में आप टीएस डिवीजन करते हो। तो आपको बता देना है यहाँ आगे प्रारंभिक कोशिका में या इंटीरियर सेल्स में, प्रारंभिक कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, मतलब टीएस डिवीजन रेगुलर बताया जाएगा। जैसे यहाँ पर टीएस डिवीजन हुआ, फिर इस सेल्स के ये सेल बनी, इसमें टीएस डिवीजन हुआ, फिर इसमें टीएस, ऐसे टीएस डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर टोटल जो है 6 से 12 कोशिकाएं यानी कि 6 to 12 सेल्स का निर्माण होता है, 6 से 12 कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लियर, समझ गए ना मेरी बात को। सबसे पहले ये जैसे सब ब्रांच है, सब ब्रांच में आप इंटीरियर सेल्स बना दो, इंटीरियर सेल्स में आप टीएस डिवीजन करते जाओ बार बार, और 6 से 12 कोशिकाएं बनती जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अनेक अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजन होकर अब यहाँ पर अनेक अनुप्रस्थ यानी कि टीएस डिवीजन, अनेक अनुप्रस्थ विभाजन व अनुदैर्ध्य विभाजन होते हैं और अंत में क्या बन जाएगा, बहुकोष्ठ की, जैसे ये बहुत से कोष्ठक है तो ये बहुकोष्ठ की होने से अंत में बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी का निर्माण होता है, ठीक है ना। बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी इसमें बनते जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है और लास्ट में जाकर यहाँ पर इसमें चर बीजाणु बन जाते हैं। बस लास्ट में आपको ये ध्यान रखो, अंत में चर बीजाणु का निर्माण होता है, चर बीजाणु का निर्माण होता है, चर बीजाणु का निर्माण होता है। बस ये आपको बताना है। तो बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी की संरचना और इसका ये डायग्राम और इसका डेवलपमेंट सब ब्रांच के ऊपर कैसे होता है, वो चीज़ आपकी यहाँ इस वीडियो में क्लियर हुई। अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक कोष्ठ की बीजाणु और बहुकोष्ठ की बीजाणु में ज़ूस्पोर्स कैसे बनते हैं वो। तो वैसे भी आपको इसमें बता दिया भाई, इसका जो डायफ्लेजिलेट जो ज़ूस्पोर होते हैं उसी के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एक्टोकार्पस, ठीक है ना। एक्टोकार्पस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
विषम जाली प्रकार का होता है, विषम जाली प्रकार का। अब वो कैसे होगा देखो, विषम जाली प्रकार का लैंगिक जनन होता है, जनन होता है, विषम जाली से मतलब है। देखो यहां पर सबसे पहले युग्मक धानियां आपको ध्यान रखना है, गेमेटेंजिया एंड गेमेट्स, गेमेटेंजिया एंड गेमेट्स, ध्यान रखोगे आप, युग्मक धानियां एम युग्मक। देखो इसमें पढ़ लेते हैं युग्मक धानियां युग्मक। देखो सबसे पहले क्या है, युग्मकों का निर्माण, गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, बहुकोष्ठीय बीजांडाणु में दानियों होता है। पहली चीज तो आपको ये नोट कर लेनी है, बहुकोष्ठ के बीजांडाणु में इसका निर्माण होता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ बीजाणुदानियों में निर्माण हो गया। इसके बाद में अगर चर्चा की जाए, बात करें हम लोग युग्मक दानी प्रारंभिक, युग्मक दानी प्रारंभिक, युग्मक दानी प्रारंभिक समसूत्री विभाजन होकर 6 से 12 तंतु की कोशिकाओं का निर्माण करने की, जो हमने पढ़ लिया पहले, कोशिकाओं का निर्माण करती है, या आपको ध्यान रखना है 6 से 12 तंतु की कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। और फिर लास्ट में जाकर वही सिस्टम आ जाएगा पूरा, लास्ट में जाकर आपके पास चल जूस्पोर बन जाएंगे, अंत में चल बीजाणु का निर्माण करता है, चल बीजाणु का निर्माण करता है, ठीक है। युग्मकों का विमोचन और चल बीजाणु हो जाते हैं, चल बीजाणु का विमोचन, चल बीजाणु का नीति या गेमेटेंजिया, युग्मक धानी के पास भित्ति पर उत्पन्न क्षेत्र द्वारा की भित्ति पर पार्श्व लेटरल फोर्स, पार्श्व क्षेत्र द्वारा या ठीक है। ये बाहर आ जाते हैं, बाहर आकर क्या कर लेते हैं, ये निषेचन कर लेते हैं, सीधी सी बात है। युग्मक एक तो माइक्रो गेमेटेंजिया और मैक्रो गेमेटेंजिया, यानी कि यहाँ सीधी सी बात है, फिर n+n बराबर 2n ज़ाइगोट बन जाता है, निषेचन कर लेते हैं। बस लास्ट में आपको ये होता है, गेमेट बन जाएंगे, गेमेट बनने के बाद में निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो आप इसमें ध्यान रख लेना। फर्टिलाइजेशन पॉइंट पढ़ लेते हैं इसमें। फर्टिलाइजेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि निषेचन जल में होता है, सीधी सी बात है। इसमें युग्मक आकार के हम शारीरिक क्रियात्मक लक्षणों में समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। एक युग्मक दानी में विकसित 2 युग्मक सलियत होते हैं। एक युग्मक दानी में 2 युग्मक बनते हैं और दोनों ही आपस में मिलते हैं। तो यहाँ आप ध्यान रखना, यहाँ पर जो है सक्रिय युग्मक होते हैं, जबकि मादा युग्मक कम सक्रिय होते हैं, ठीक है। जो सक्रिय होते हैं वो माइनस में शो करते हैं,
माइनस स्ट्रैंड में और जो प्लस में स्ट्रैंड करते हैं, दो प्रकार से होता है ये, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पर गेमेट्स जो होते हैं आपस में फ्यूजन करते हैं और फ्यूजन करने के पश्चात ये यहाँ पर जो है इसमें क्लोज हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ें यहाँ सबसे पहले है, ठीक है। इसमें आपको अब सबसे पहले एक एक्टोकार्पस में पीडी एकांत में बता देता हूँ ताकि वो चीज़ क्लियर हो जाए। देखिए ये चीज़ बाकी की जो है वो आप बुक्स से रिलेटेड कर, बुक्स से पढ़ लोगे, उसमें वो चैप्टर जो बच रहे हैं तो 2-3 डायग्राम बच रहे हैं, वो बुक्स से आप पढ़ लेना ये डायग्राम। और ये इस प्रकार आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन दोनों पॉइंट कंप्लीट हो। आगे की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं पीडी एकांत में या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पीडी एकांत में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉइंट हम बात कर रहे हैं, पीडी एकांत की बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें हम एक्टोकार्पस, ऐसे गेमेटोफाइट प्लांट, गेमेटोफाइट्स, ठीक है, यानी कि गेमेटोफाइट्स यानी कि 2 यहाँ पर अपन बात करें। अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो आप 2 स्पोरेंजियम आपने बनाई थी, एक तो बनाई थी आपने, सॉरी इसमें एक ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सबसे पहले तो एक तो इससे जूस्पोर बन जाते हैं, जूस्पोर, और एक यहाँ पर बहुकोष्ठ की बीजाणुदानी, बहुकोष्ठी बीजाणुदानी, ठीक है, बहुकोष्ठी बीजाणुदानी है और इससे क्या बन जाएगा, जूस्पोर है, ठीक है। तो ये सिस्टम ये है आपका, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका ये है। और इसी प्रकार इसमें लास्ट में आपको स्पोरेंजियम यानी कि एक कोष्ठ की बीजाणुदानी, इस एक कोष्ठ की बीजाणुदानी में आपको मियोसिस करवा देना है, मियोसिस करवा दो, मियोसिस से जूस्पोर बनेगी, जूस्पोर बना दो, जूस्पोर बनने के बाद में एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट बनेगा, एक्टोकार्पस स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, स्पोरोफाइट प्लांट बनेगा। ये कैसा होगा, ये एग्लिट होगा, ये डिप्लॉइड होगा, ये डिप्लॉइड होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो है आपकी बहुकोष्ठ की बीजाणुदानी, स्पोरेंजियम, बहुकोष्ठ की बीजाणुदानी बोलते हैं इसे। इसके बाद में जब प्लूरोसेलुलर जो है गेमेटेंजिया, युग्मकधानी है, ये यहाँ युग्मकधानी, ठीक है, युग्मकधानी बनी और इसमें मेल गेमेट्स बने, मेल गेमेट, ठीक है, और इसी से फीमेल गेमेट बने, फीमेल गेमेट बने। अब इन दोनों का आप क्या करवा दो, फ्यूजन करवा दो, फ्यूजन आपने यहां करवा दिया और फिर लास्ट में जाइगोट बना दो, डिप्लॉइड स्टेज, ठीक है ना, ये फिर लास्ट में क्या आपका बनता है, ठीक है। ये आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कंप्लीट होता है। तो एक्टोकार्पस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप इस हिसाब से बताओगे, किस हिसाब से यहाँ पर एक कोष्ठी बीजाणुदानी बनती है, बहुकोष्ठी बीजाणुदानी बनती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आप ये मेथड सामने लोगे, ये आप मेथड है ना,
बिल्कुल तरीके से पढ़ लेना। अगर ये मेथड आपने पढ़ लिया ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको 100% है, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। तो ये एक कोष्ठी बीजाणुदानी, फिर मियोसिस इसमें करवाया आपने, फिर जूई स्पोर बने, ऐसे स्पोरोफाइट प्लांट हैप्लॉइड आ गया, गेमेटोफाइट प्लांट यहाँ पर डिप्लॉइड आ गया, ये सारी चीज़ें बताओगे यहाँ पर। फिर यहाँ बहुकोष्ठी बीजाणुदानी बनी, इससे ही मेल और फीमेल गेमेट बनते हैं। नर और मादा युग्मकों का निर्माण बहुकोष्ठी बीजाणुदानी से होता है। फिर आपने फ्यूजन करवा दो और फिर जाइगोट बना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने पहले भी आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी आप एल्गी पढ़े उसमें उसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जरूर पढ़े, यानी कि हम ये कह सकते हैं जीवन चक्र उसका जरूर पढ़े। तो उससे क्या है कि वो चीज़ पूरा पार्ट का जो नॉलेज है ना, वो लाइफ साइकिल या जीवन चक्र में आ जाता है। ठीक है, तो छात्रों आज का वीडियो आपका यही कंप्लीट होता है। इस प्रकार हमारी जो सेकंड यूनिट है उसके कंप्लीट पॉइंट आपके हो चुके हैं। कल चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट यूनिट पे। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।